हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हो केएरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपीआई। अब ये एपीआई होता क्या है और एपीआई को हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा आपको एपीआई के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने केएरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता क्या है, तो ये बेसिकली एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली हम लोग हमारे सर्वर से भी कुछ डेटा को गेट करते हैं, तो हम लोग एपीआई का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज कर लीजिए हम लोग हमारी डेली लाइफ के अंदर यूपीआई एप्लीकेशन अलग अलग यूज करते होंगे, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो या फिर फोन पे हो। तो ये सारे जो यूपीआई एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर हम लोग एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो हम लोग हमारे मोबाइल का रिचार्ज करें, चाहे हमारा सिम जियो का हो, एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन का हो, तो कोई भी हो, हम लोग एक ही ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे वो डीजीवीसीएल का हो या फिर टोरेंट का हो, उसके अलावा हम लोग कोई भी टिकट की बुकिंग, मतलब कि वंदे भारत हो या फिर आईआरसीटीसी हो, कोई भी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा कोई भी बैंक से किसी भी बैंक के अंदर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक से हम लोग मनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स के लिए ये जो एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली एपीआई का ही यूज करती है। मतलब कि स्विगी हो या फिर जोमेटो हो, उसके अंदर हमें गूगल मैप का फीचर मिल जाता है कि हमारा जो खाना आ रहा है वो कितना किलोमीटर दूर है या फिर कितने टाइम बाद आ जाएगा। तो वो सब भी गूगल मैप की एपीआई का ही यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है एपीआई का, लेकिन वो एपीआई पेड होती है। तो कुछ कुछ एपीआई फ्री भी होती है, जो कि फ्री में हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करती है। वो हमारे डेटा की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एपीआई में बेसिकली होता क्या है, तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। तो सर्वर 1 से सर्वर 2 पे एक रिक्वेस्ट जाती है। अब जो दूसरा सर्वर होता है जहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, वो इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं। उसके एक्सचेंज में वो सर्वर 2 को एक रिस्पॉन्स देता है, जो कि वो डेटा भी हो सकता है या फिर मैसेज भी हो सकता है। उसके साथ साथ एक स्टेटस कोड होता है। अब सबसे पहले बात करें रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती है, तो रिक्वेस्ट बेसिकली होती है, सबसे पहले होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। ये एपीआई के अलग अलग टाइप है कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद में है गेट रिक्वेस्ट, उसके बाद में है पुट, फिर पैच एंड लास्ट डिलीट रिक्वेस्ट। अब बात करें पोस्ट रिक्वेस्ट की, तो पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि डेटा को भेजने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया या फिर फेसबुक पे पोस्ट किया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो मोबाइल या फिर लैपटॉप से हम लोग इंस्टाग्राम के सर्वर पे कुछ डेटा भेज रहे हैं, हमारी फोटोज हो गई या फिर स्टोरी हो गई, तो वो डेटा हम लोग इंस्टाग्राम के सर्वर पे भेजते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा भेजते हैं, उसको हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये थी पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। अब बात करें गेट रिक्वेस्ट के बारे में, तो गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, डेटा को हम लोग गेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग youtube.com लिखते हैं, तो हमें कुछ वीडियोस आते हैं, तो वो उनके यूट्यूब के सर्वर से हमारे पास आते हैं, तो उसको हम लोग गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये थी गेट रिक्वेस्ट। अब बात करें पुट एंड पैच रिक्वेस्ट, तो पुट एंड पैच रिक्वेस्ट दोनों डेटा को अपडेट के लिए यूज होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सपोज कर लीजिए कि हम लोग हमारे गूगल का पासवर्ड रीसेट करते हैं, तो केवल हम लोग पासवर्ड ही चेंज करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, यूजर नेम भी सेम रहेगा और सारी डिटेल्स भी सेम रहेगी। तो केवल एक ही फील्ड को चेंज करने के लिए हम लोग पैच रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। और अगर हमें हमारी पूरी प्रोफाइल ही चेंज करनी है, मतलब कि यूजर नेम भी चेंज कर देना है या फिर हमारे मोबाइल नंबर भी चेंज कर देना है और पासवर्ड भी चेंज कर देना है, तो उसके लिए हम लोग पैच रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। और डेटा को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं।
तो ये था रिक्वेस्ट के बारे में। अब बात करें हमें सर्वर से रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड आता है, तो ये स्टेटस कोड क्या होता है? तो स्टेटस कोड बेसिकली एक इंडिकेटर कोड होता है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि सर्वर से हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एरर कोड हमें 404 आ रहा है, मतलब कि सर्वर का यूआरएल ही हमने रॉन्ग डाला है। तो हम लोग जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो सर्वर का यूआरएल रॉन्ग है। उसके अलावा हमें 403 मिलती है। अब 403 का क्या मतलब हुआ? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सर्वर वैलिडेट करता है। तो ये जो वैलिडेट करता है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे एपीआई की जो होती है वो रॉन्ग भेजे, तो वो सर्वर हमें एक्सेस डिनाइड की एरर भेजता है, मतलब कि एरर कोड 403 इंडिकेट करता है कि हमें एक्सेस डिनाइड है। उसके अलावा एरर कोड 500, अब एरर कोड 500 इंटरनल सर्वर की एरर भेजता है, मतलब कि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है या फिर सर्वर के अंदर कुछ काम चल रहा होता है तो हमें 500 एरर आती है। तो ऐसे ही अलग अलग एरर कोड हमें आते रहते हैं, तो हमें गूगल पे सर्च करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एरर कोड किसके लिए है। तो ये मैंने कुछ एरर कोड बताए। अब मैं बात कर रहा था एपीआई की के बारे में। तो ये एपीआई की क्या होती है? तो वो बेसिकली एक इंक्रिप्टेड सॉल्ट ही होता है जो कि हमें वेंडर प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम लोग गूगल से गूगल मैप की एपीआई ले या फिर कोई बैंक की एपीआई ले, तो वो हमें कुछ एपीआई की प्रोवाइड करती है जो कि हमें हमारे रिक्वेस्ट के साथ भेजनी होती है। जो हम लोग एपीआई की भेजेंगे तो वो वैलिडेट करेगा कि यही की वैलिड यूजर है, मतलब कि कोई हैकर ने तो रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तो वो चेक करने के बाद ही हमें रिस्पॉन्स में भेजेगा। अब हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कौन से फॉर्मेट में कर रहे हैं? मतलब कि सपोज कर लीजिए कि मेरे को कुछ सामान सूरत से दिल्ली पहुंचाना है, तो मैं कौन से मीडियम से पहुंचाऊंगा? जैसे कि ट्रक से पहुंचाऊंगा या फिर बस से पहुंचाऊंगा या फिर बाय एयर पहुंचाऊंगा। तो वैसे ही हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग दो टाइप के फॉर्मेट यूज करते हैं। सबसे पहला होता है जेसन फॉर्मेट और दूसरा होता है एक्सएमएल फॉर्मेट। अब जेसन और एक्सएमएल ये दोनों फॉर्मेट के अंदर डिफरेंस क्या है? तो जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेविगेटर और एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। अब जेसन बेसिकली की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर हमें डेटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजने में हेल्प करता है, और एक्सएमएल का कुछ कोड ऐसा दिखता है जो कि एक टैग जैसा होता है। अगर आप एचटीएमएल जानते हो तो एचटीएमएल के टैग जैसा ही हमें पूरा एक फॉर्मेट मिल जाता है जो कि हम लोग दूसरे सर्वर पर भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जेसन का ही यूज करेंगे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि एपीआई रिक्वेस्ट होती क्या है और एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कैसे आता है और रिस्पॉन्स के साथ स्टेटस कोड कौन कौन सा आता है वो भी देख लिया। तो अब हम लोग जब भी एपीआई के साथ काम करते हैं तो बेसिकली एपीआई का टेस्टिंग बहुत ही जरूरी होता है। तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बेसिकली यूज करता हूँ थंडर क्लाइंट और रैपिड एपीआई जो कि वीएस कोड के अंदर भी है। उसके अलावा दूसरा भी एक टूल है जो कि गूगल का खुद का है, पोस्टमैन, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैं बेसिकली रैपिड एपीआई को ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो वीएस कोड के अंदर ही है और उसके अंदर कुछ कुछ फैसिलिटी ऐसी मिल जाती है जिससे कि हम लोग ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सकते हैं और एपीआई को एक ही जगह पे टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली रैपिड एपीआई का ही यूज करूंगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैसे हम लोग प्रैक्टिकली एपीआई को कॉल करते हैं और एपीआई से जो हमें डेटा का रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने बात की अलग अलग बैंक की एपीआई हो गई या फिर गूगल मैप की एपीआई हो गई, तो ये सारी जो एपीआई होती है वो पेड होती है। तो हमें बेसिकली फ्री में एपीआई को कैसे यूज करना है उसको सीखने के लिए एक वेबसाइट है जो कि हमें फेक जेसन एपीआई डेटा देती है। तो हमें सिंपली गूगल पे टाइप कर देना है जेसन प्लेस होल्डर करके। जैसे ही हम लोग जेसन प्लेस होल्डर टाइप करेंगे तो हमें फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी जहां से हम लोग फेक जेसन एपीआई को यूज करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ बेसिक एचटीएमएल का। तो मैंने यहाँ पे एक एपीआई नाम का फोल्डर बना के रखा है। अब यहाँ पे आप लोगों के वीएस कोड के अंदर ये नहीं दिख रहा होगा रैपिड एपीआई क्लाइंट, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है रैपिड एपीआई। तो आपको
रैपिड एपीआई क्लाइंट ये वाला डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मेरी एपीआई दिख ही रही होंगी, लेकिन आपको आपका ब्लैंक ही दिखेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग एपीआई को सेंड करते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, जो कि सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि हमें कौन से टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पोस्ट, गेट या फिर पुट, पैच, डिलीट अलग अलग रिक्वेस्ट होती है। तो मैं बेसिकली डेटा गेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे कि जेसन, टेक्स्ट। तो हमें कौन से फॉर्मेट में सर्वर पे डेटा भेजना है वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमें डेटा कोई भेजना नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। तो मैंने अभी एपीआई टोकन की बात की, तो एपीआई टोकन हमें बेसिकली पेड एपीआई के अंदर ही मिलता है। हम लोग फ्री वाली यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे एपीआई टोकन की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। जैसे ही हम लोग जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे आएंगे तो हमें कुछ यहाँ पे डेटा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट का है, कमेंट्स का है, एल्बम्स का है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट के डेटा को क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे यूआरएल में चला गया। अब मैंने बोला था कि यूआरएल में कोई भी हम लोग टाइप करते हैं तो डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट चली जाती है। तो यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट चली गई है, और हमें कुछ कुछ डेटा एक्सेस हो रहा है। तो इस डेटा को हम लोग एपीआई से कैसे गेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं यूआरएल के सेक्शन के अंदर मेरे सर्वर का यूआरएल डाल देता हूँ, जहाँ से हम लोग डेटा एक्सेस करने वाले हैं। और मैं जैसे ही एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस को 200 आ रहा है, मतलब कि हमारी सर्विस कंप्लीट चल रही है। यहाँ पे अगर 404 लाना है तो मैं यहाँ पे कुछ यूआरएल रॉन्ग डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग डाल देता हूँ। ओके, तो अब मैं सेंड करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को 404 एरर कोड आ रहा है। अब मैं जैसे ही उसको ठीक कर दूंगा तो मेरी एरर चली जाएगी। ये देखिए, तो ये 404 का मतलब होता है हम लोगों ने यूआरएल रॉन्ग डाला हुआ है, मतलब कि 404 पेज नॉट फाउंड एरर आती है। तो यहाँ पे हमारी एपीआई सक्सेसफुली काम कर रही है। तो आइए देखते हैं हम लोग बटन की क्लिक इवेंट पे एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं। बाय द वे, अब बिना कोई कोड लिखे भी एपीआई को कॉल कर सकते हो। कैसे? तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर प्रेस करोगे तो यूट्यूब के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आएगी और यूट्यूब सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर देगा। यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लीजिएगा। बाय द वे, चलिए हम लोग प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली HTML का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। index.html करके मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ। अब डिजाइनिंग के लिए मैं बेसिकली बूटस्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ। अगर आपको बूटस्ट्रैप पता है तो सिंपली आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हेड में डाल देता हूँ। और मेरे को यहाँ पे टेबल टैग बनाना है, तो मैं यहाँ पे टेबल टैग बना देता हूँ। यहाँ पे टीआर। अब मेरे को डेटा कैसा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरे को मिल रहा है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और बॉडी। तो मैं बेसिकली तीन चीजों को टेबल के अंदर प्रिंट कराने वाला हूँ। जैसे ही एक बटन पे क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, गेट डेटा। और मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। अब मैं इसको थोड़े डिजाइन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लास दे देता हूँ, ये देखिए। और उसको अब जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एपीआई से डेटा सर्वर से आ जाना चाहिए और यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हमें बेसिकली हमारे कोड के साथ आउटपुट के अंदर एपीआई को चेक करना है। तो सिंपली हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर हमें एपीआई रिक्वेस्ट का सारा आउटपुट दिखेगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पे रैपिड एपीआई क्लाइंट के अंदर दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट के अंदर नेटवर्क टैब के अंदर दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली सबसे पहले एक टेबल को डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे TH×3। तो सबसे पहले हमें चाहिए आईडी, उसके बाद में हमें यूजर आईडी एंड टाइटल। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर आईडी एंड टाइटल। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे टी
बॉडी, एक टी बॉडी बना देते हैं और यहाँ पे टी हेड, इतना कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे इसकी क्लिक इवेंट पे एपीआई कॉल करनी है, तो मैं एपीआई कॉल करने के लिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज करूंगा। अब देखिए मैं रैपिड एपीआई क्यों यूज करता हूँ, तो यहाँ पे रैपिड एपीआई के अंदर हमें एक फीचर मिल जाता है कोड का, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मेरे को कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, तो फैच रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। तो फैच रिक्वेस्ट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को ये कोड ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। अब इतना कोड को मेरे को सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट गेट डेटा करके। अब आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग फैच एपीआई का यूज करते हैं, तो हम लोग फैच करेंगे और यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे जहाँ पे हमें भेजना है। तो यूआरएल ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला हुआ था, इसलिए रैपिड एपीआई ने हमें यहाँ पे यूआरएल डाल के दिया। उसके बाद में हमें ऑप्शन देना है कि हमें कौन कौन से रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैंने यहाँ पे मेथड गेट की। अगर आपको कोई हेडर पास करना हो, हेडर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा एपीआई का टोकन होता है उसी को शेयर करते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ वैलिडेशन होते हैं जो कि हमें हर एक एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप वेदर ऐप के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं वेदर ऐप का भी प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो मैंने अभी फैच एपीआई कॉल की है, और उसके बाद में जो भी सर्वर होता है वो हमें रिस्पॉन्स भेजता है या तो फिर एरर भेजता है। तो जैसे हमें रिस्पॉन्स भेजेगा तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा, तो हमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब सर्वर हमें प्रॉमिस भेजता है कि वो या तो डेटा भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो जैसे ही डेटा भेजेगा वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है console.log रिस्पॉन्स। तो अब हमें console.log मतलब कि यहाँ पे कंसोल के अंदर डेटा प्रिंट होके मिलना चाहिए। तो आइए ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक, और हमें यहाँ पे गेट डेटा ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क टैग के अंदर चेक करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट गई, तो यहाँ पे गेट डेटा जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए पोस्ट के अंदर हमारी रिक्वेस्ट गई है, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स के अंदर डेटा भी आ रहा है। अब कंसोल के अंदर प्रिंट हुआ या नहीं तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कंसोल के अंदर भी हमारा सारा डेटा प्रिंट हो गया। अब हमें ये जो डेटा यहाँ पे कंसोल में आ रहा है उसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट डॉम का यूज करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट डॉम पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको यूट्यूब पे दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको डिजाइन कर देता हूँ क्लास। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका कोड मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ से टाइप करेंगे टेबल, तो आपको यहाँ पे टेबल्स के कोड मिल जाएंगे। तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, और आप सिंपल टेबल भी बना सकते हो। ये देखिए हमारी डिजाइन ऑटोमेटिक आ गई है। अब मुझे ये जो डेटा कंसोल में आ रहा है तो उसको मैं यहाँ से फैट एरो फंक्शन को ऐसे फुल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log रिस्पॉन्स। यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है। अब हमें सबसे पहले इसको आईडी दे देते हैं, क्योंकि अब हमें डॉम का यूज करना है तो हम लोग आईडी या क्लास से ही टारगेट करेंगे। तो आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेबल डेटा, कुछ भी हम लोग आईडी दे सकते हैं, और उसको मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ या फिर टारगेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग टैग का नेम दे देंगे। अब मुझे यहाँ पे डेटा प्रिंट करना है, तो डेटा मेरे को यहाँ पे 100 डेटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फोर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग HTML को स्टोर करेंगे, तो HTML डेटा इक्वल टू ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है
उसकी फोर लूप चलानी है, तो मैं बेसिकली फोर यहाँ पे i इक्वल टू 0। अब एरे हमें कौन सा आ रहा है, तो रिस्पॉन्स का एरे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दूंगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब हमें अलग अलग एरे मिल रहा है, तो मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे console डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पे एलिमेंट को करूंगा। अब ये क्या करेगा कि हमें जो ये सारा डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये सारे डेटा को एक एक एलिमेंट को लूप के अंदर चलाएगा और उसकी अलग अलग रो बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग रो बनती जाएगी और हम लोग फाइनली उसके अंदर इनर एचटीएमएल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एचटीएमएल डेटा प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज करूंगा। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अलग अलग रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कौन सा टैग यूज करूंगा, टीआर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टीआर टैग का यूज कर लेते हैं, स्लैश टीआर। और टीआर के अंदर यहाँ पे टीडी स्लैश टीडी। अब यहाँ पे हमें सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ मेयर और यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ मेयर 123 और यूजर आईडी है मेयर और उसका टाइटल है KRM डिजिटल। अब जैसे ही मैं इतना करूंगा और यहाँ पे गेट बटन पे प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो डेटा है वो सिर्फ बनाया है। अब हमें यहाँ पे इनर एचटीएमएल भी करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे टेबल डेटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू जो हमने एचटीएमएल अभी ऊपर बनाया उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे गेट डेटा पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए जितनी लेंथ का हमारा डेटा सर्वर से आया है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो बेसिकली हमारे पास 100 डेटा आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 100 बार यहाँ पे मेयर 123 मेयर और KRM डिजिटल प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें ये वाला डेटा को प्रिंट करना है जो कि हमने यहाँ पे टेबल में भी लिखा। तो सबसे पहले आईडी चाहिए, उसके बाद यूजर आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए और उसके नीचे और भी एक है बॉडी। तो हम लोग उसको भी ले लेते हैं। तो आईडी की जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये ECMAScript 6 के कंसेप्ट है, बैकटिक का यूज करेंगे। तो हम लोग डॉलर के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। तो एलिमेंट डॉट, अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली यूजर आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे यूजर आईडी डाल देंगे। उसके अलावा क्या चाहिए, तो सबसे पहले यूजर आईडी था, अब आईडी चाहिए। तो एक मिनट, तो सबसे पहले हमें आईडी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली डॉलर, ये ECMAScript 6 के कंसेप्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट। अब एक बार हमें डेटा को रीड करने लेना है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में आता हूँ कि हमें डेटा क्या आया है। तो मैं एक बार फिर से गेट डेटा क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को आईडी आ रही है। तो मैं यहाँ पे डॉट आईडी, अब ये ऑब्जेक्ट और ये सब जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है। एलिमेंट डॉट, उसके बाद में यूजर आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ से यूजर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में टाइटल, तो एलिमेंट डॉट टाइटल, फिर एलिमेंट डॉट बॉडी। जैसे ही इतना करूंगा, अब मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये जो सारा डेटा है वो मुझे यहीं से मिल रहा है और मैंने मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंट करवा दिया। तो गूगल पे के अंदर जैसे ही हम लोग, हमारा रिचार्ज एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो ऐसे ही रिक्वेस्ट से डेटा आता है और हमें प्रिंट होके दिखता है। अब ये डिजाइन में चेंज भी कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो डिजाइन के अंदर, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी सेम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एपीआई होता क्या है। एपीआई को मैंने एक एनालॉजी से भी समझाया आपको। उसके बाद में मैंने प्रैक्टिकल के साथ पूरा एपीआई को कॉल कैसे करना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, वो सब भी समझाया कि एपीआई के अलग अलग स्टेटस कोड क्यों आते हैं और एरर क्यों क्यों आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ ECMAScript 6 के कंसेप्ट को यूज किया है, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ भी डाउट हो, या फिर ये फैच एपीआई क्या है, डैम क्या है, तो उस पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो।
अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने केआरएम डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें।